everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. We are doing the revision for the 10th class and we are doing the MCQ portion. The revision Maha session for the MCQ that will come in your board exam. Also, these are helpful for your competitive exams such as teaching exams, KVS, NVS, TET exams, commission exams, and also for the RRB, NTVC, also for the SSC exam. So let's start the video. 50 questions we have covered. This is the 51 question. Let's start the video without delay. Here there is a channel logo. Please subscribe the Science Side. It contains the theory videos for the different chapters of the science 10th class, and these are the MCQs. 51 question that we have to do is how is the food transported from the phloem to the tissue according to the plant's need. मतलब किस तरह से जो प्लांट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो उसको फूड ट्रांसपोर्ट करना है फ्लोएम टिश्यू ने, वो किस तरीके से करता है. क्या वो विद वाटर करता है, इट इज अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी, क्या ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है जो फूड मटेरियल है. सी ऑप्शन, इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन. लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन तो मतलब ही नहीं है फ्लो करने का फूड का. नाउ द लास्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द अदर. यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, आपको पता है लीव्स में क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है उसके पास क्लोरोफिल है. तो क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज. तो ग्लूकोज जो है क्या लीव्स में ही रहता है, वो ऊपर स्टेम की तरफ मूव करता है या रूट्स की तरफ मूव करता है. वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. इट इज अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. इट इज अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. तो आपका आंसर आएगा कि यहाँ जहां से प्रोड्यूस होता है वहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मूव करता है. और अगर क्वेश्चन आता है कि यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, तो आप बाई डायरेक्शनल को टिक करना. यूनि डायरेक्शनल जाइलम के लिए चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए चलता है. फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बाई डायरेक्शनल वर्ड याद रखना. तो 51 का आंसर है आपका डी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is a 52. The correct pathway for the blood in the circulatory system. जो हमारा circulatory system है, जो हार्ट है, वहां पे अगर ब्लड का सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन देखे तो कौन लेके जाता है. तो हमें पता है हमारा हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स हैं और उन 4 चैम्बर्स में हमारे पास एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं. एट्रियम से स्टार्ट होता है ब्लड फ्लो होना, वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है. वेंट्रिकल इसको पुश करते हैं डिफरेंट आर्टरीज में. मैं नाम ही लिख रही हूँ, ओटा में. और ओटा से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है. बॉडी ऑर्गन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू फिर हार्ट की तरफ वापस आ जाता है. तो इस तरह से वर्किंग होती है. मतलब एट्रियम, आर्ट्रिया लिखा है इन्होंने, फिर वेंट्रिकल, फिर आर्टरीज, फिर वेन्स. तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर है. वी विल लुक एट द आंसर, दैट इज आंसर नंबर ए. Next question, question number 53. Which of the following event in the mouth cavity will be affected if the salivary amylase is lacking in the saliva? अगर आपके saliva में, थूक में आपके पास salivary amylase present ना हो तो आपका माउथ किस तरह से इफेक्टेड होगा. तो आपके माउथ में अगर सलाइवरी अमाइलेस नहीं है तो आपको पता है अमाइलेस इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कैसे याद रखना है, जैसे लाइपेज से हम लिपिड की डाइजेशन को नोट रखते हैं, वैसे अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए होता है. अब स्लाइवरी अमाइलेस अगर ना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ये जो मेरा स्टार्च है जो मेरे माउथ में जाते ही सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस नहीं होगी. तो ये देख लेते हैं कि कौन सा जो है इफेक्ट होगा. स्टार्च की ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये वाली प्रोसेस सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी. प्रोटीन की डाइजेशन तो होती नहीं है, वो होती है स्टमक में. स्टमक में होता है क्या बताएंगे आप लोग मुझे. स्टमक में कौन सा इंजाइम है, पैनक्रियाज में कौन सा इंजाइम है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन जे, एब्जॉर्प्शन तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई, विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. नाउ द लास्ट, फैट्स की ब्रेकडाउन. फैट्स की तो अभी बात की, लाइपेस लिपिड्स की डाइजेशन करता है और वो होता है स्टमक में. ठीक है, वो होता है आपके पास
स्टमक में, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं चलेगी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है सिंपल शुगर्स में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यस। नाउ द नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। एडिनिन, नो, एडिनिन क्या होता है ये भी आप मुझे बताइए। एडिनोसिन ट्राइपॉलीमर, नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्पेलिंग लर्न कर लेना एडिनोसिन के, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscle during vigorous physical exercise। जब बहुत ज्यादा जिम या वर्कआउट कर लेते हैं तब हमारी मसल्स में पेन होने लग पड़ता है ना। अगर हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं लेग्स हमारी क्या हो जाती हैं, दिस वर्ड इज यूज्ड, फैटीग, गेट फैटीग, एंड दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। और इस चीज को क्या बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी सेल्स में, इसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज है, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एनर्जी में, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इथेनॉल नहीं बनता, इथेनॉल नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मसल्स की क्रैम्प्स की बात हुई है तो ये आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट के नाम एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप पे। पायरुवेट तो होगा ही नहीं, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी तब जब हम मसल्स क्रैम्प्स या फैटीग की बात करें, ठीक है। आंसर इज अ बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ब्लड रेड कलर का क्यों है। आरबीसीज होते हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। दिस इज द पिगमेंट दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं। व्हाइट ब्लड सेल्स तो बेटा हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका काम है लड़ने का, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन दोनों की वजह से। तो क्या कलर होगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से कलर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए आपको। ऑटोट्रॉफ्स का नाम सुना है, प्लांट्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। क्लोरोफिल उनको लीव्स में चाहिए, उसकी प्रेजेंस में बनाते हैं। और साथ में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी चीजें चाहिए। Autotrophic mode of nutrition require carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight, all the above. That is D answer. D answer. Next, chyme. What is chyme? Chyme हमारा ओइसोफेगस है, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टमक आता है, स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कुछ स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे हैं, कुछ स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो फूड की डाइजेशन होके वो पास होता है जब, ठीक है, पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब हम उस फूड मटेरियल को नाम देते हैं काइम, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक, हार्मोन्स की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। फूड द विच एंटर इनटू द, हाँ जी ये रहा वो फूड जो एंटर करता है इंटेस्टाइन के अंदर फ्रॉम द स्टमक, पार्ट ऑफ बाइल जूस नहीं। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, काइम उसको बोलते हैं, ठीक है, इज नोन एज अ काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ह्यूमन में इंजेक्शन, इंजेक्शन माउथ के थ्रू हम अंदर लेके जाते हैं, फिर स्टमक में होता है डाइजेशन, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, फिर फूड होता है एसिमिलेट, एसिमिलेशन, और फिर जो नहीं चाहिए उसको हम करते हैं बॉडी से आउट, दैट इज इजेशन। तो इस तरीके से चलता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं भाई, इंजेक्शन यानी माउथ, यस माउथ, फिर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए स्टमक, लेकिन उससे पहले आपको ईसोफेगस, फूड पाइप भी दी हुई है, इन दोनों के बीच में फूड पाइप आ रही है।
यहाँ नहीं लिखना है, ये स्टेप्स याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए दीज आर द स्टेप्स फॉर द न्यूट्रिशन प्रोसेस। ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, तो फूड पाइप यहाँ खाया, यहाँ से अंदर गया, दैट इज नोन एज अ फूड पाइप। कहाँ गया? स्टमक के अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। तो दीज आर द स्टेप्स, आपका आंसर डी होना चाहिए। और देख लेते हैं, स्टमक लार्ज नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले, लार्ज इंटेस्टाइन बाद में, इसमें भी गलती नहीं करना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 60th क्वेश्चन, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द कट, और जब भी देखिए आरबीसी जो मैंने कहा उनके पास हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है, ये हो गया। अगर प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स का काम होता है लेट्स कुछ स्पेलिंग में गड़बड़, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना, यानी जो भी आपको जख्म हो गया है, वाउंड हो गया है, चोट लग गई है, कट लग गया है, तो उसको फिलअप करने का काम करता है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, मैक्सिमम प्लाज्मा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उनका नाम हमने आरबीसी रखा, डब्ल्यूबीसी रखा, प्लेटलेट्स रखा। प्लेटलेट्स का काम है क्लोटिंग करना, कोएगुलेशन करना, ठीक है, इज डन विद द बी। हाँ जी, प्लेटलेट्स आपकी कोएगुलेशन करता है। Now 61 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये स्किन है, तो स्किन को कोई टच कर रहा है तो उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं जो ये बताएंगे कोई आपको टच कर रहा है। अगर वो चीज हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल कैक्टस है, आप उसको टच कर रहे हो, दीज रिसेप्टर हेल्प अस टू गिव द मैसेज टू द ब्रेन, वो ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जल्दी से हाथ हटाइए, आगे कैक्टस जैसी चुभने वाली कोई चीज है। तो ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं। हमारे जो है टेस्ट बर्ड, जो हम खाना खाते हैं, हमें लगता है इसमें बहुत स्पाइसी मिर्ची है, ये मीठा है, ये तीखा है, ऐसा है, तो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं, उनके पास रिसेप्टर्स हैं। हमारे जो ईयर्स हैं, जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना, सबके पास रिसेप्टर्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्मेल से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं उनके लिए ऑल्फैक्टरी वर्ड लगता है बच्चे, ऑल्फैक्टरी। जो टेस्ट से रिलेटेड है उनके लिए गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। जो स्किन के ऊपर है वो कीमो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स। तो साइट के लिए रिसेप्टर्स, मतलब आईज के लिए साइट वाले रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सुनने के लिए भी यहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स लिखा हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं बॉडी में। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो करेक्ट है वो देख लेते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं टेस्ट के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं स्मेल के लिए, बात सही है। गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों स्मेल, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, गस्टेटरी तो टेस्ट से रिलेटेड। ऑडिटरी जो है वो स्मेल से नहीं, और स्मेल से रिलेटेड नहीं है। ऑडिटरी सुनने के लिए है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। ऑल्फैक्टरी जो है वो किसके लिए है? टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए गस्टेटरी है, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, उल्टा लिखा है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट, ऑल्फैक्टरी टेस्ट को और गस्टेटरी स्मेल को, ये भी उल्टा लिखा है। तो सही बिल्कुल ए है, देखिए ए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम इज सिचुएटेड इन, आपका जो सेरिबेलम है, जो आपका ब्रेन है ना, ये आपका कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, दिस इज योर ब्रेन, ये आपका फोर ब्रेन है। देन योर पीछे से आपके पास आता है मिड ब्रेन का पोर्शन, ठीक है, फिर उसके पास आपके पास यहाँ पे छोटा सा एरिया आ जाएगा, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रेन की स्ट्रक्चर है। जो आगे वाला मैक्सिमम पोर्शन है ना, वो फोर ब्रेन वाला है। फोर ब्रेन जो है वो रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और मेमोरी, आर्ट, क्रिएटिविटी, मेमोरी से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, अच्छी चीजों से भरा पड़ा है फोर ब्रेन। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है, बीच वाला पोर्शन जो मिड ब्रेन है दैट इज उसका थोड़ा बहुत है काम, ठीक है, स्लीप में हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइंड ब्रेन, जिसमें पॉन्स आता है, मेड्यूला आता है, सेरिबेलम आता है। तो सेरिबेलम का पूछा है अभी सिचुएटेड कहाँ पे है? हाइंड ब्रेन में सिचुएटेड है।
फिर फंक्शंस भी बताऊंगी, पॉन्स का क्या फंक्शन है, मेड्यूला का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन बीच में आएगा। और आपका और कौन सा बचा, सेरिबेलम का क्या है, सेरिबेलम का यहीं पे बता देती हूँ। इट इज द ब्रेन पार्ट दैट हेल्प टू मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर एंड बैलेंस, आप बस में सफर कर रहे हैं, बस वाले ने ब्रेक लगाई तो आप क्या आगे गिर जाते हैं, नहीं, अपने बॉडी को आप अच्छे पोस्चर में रखिए, आप उसको बैलेंस, इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी का। इट इज ड्यू टू द सेरिबेलम, वो हमें सेरिबेलम ने कहा, ठीक है, कि अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखिए। आप जो अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं, उन वो अपनी उनका ये जो सेरिबेलम है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी पोस्चर और बैलेंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका सिचुएटेड इन हाइंड ब्रेन, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, इन द साइनैप्स, जब हम नर्व सेल की बात करते हैं ना, ये हमारा नर्व सेल है, जब हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं, ये आ गया हमारा साइटोन का बॉडी, ठीक है, ये आ गया नर्व सेल। जब हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं तो ये जो साइटोन बॉडी है, ठीक है, अभी अच्छे से नहीं बना, ये साइटोन है, दैट इज सेल बॉडी। ये हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, डेंड्राइट्स, साइटोन, और ये जो इंफॉर्मेशन को यानी इम्पल्स को आगे लेके जाएगी इज नोन एज एक्सॉन। तो हमारे पास डेंड्राइट्स है जो सबसे पहले जो है रिसेप्टर्स के साथ कांटेक्ट में है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से साइटोन बॉडी के पास, जिसके पास न्यूक्लियस है, उसके पास गई, वो इम्पल्स जनरेट हुआ, इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सिग्नल, यानी कि इम्पल्स की फॉर्म में वो जो मैसेज है वो गया एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन के पास भी एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, यानी एक्सॉन एंडिंग है, दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल। ये एंडिंग फिर किसी और डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन देते हैं, ये एक और सेल बॉडी आ गई, और ये सेल बॉडी के जो डेंड्राइट्स हैं, एक नया आ गया ना साइटोन, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं इंफॉर्मेशन वहां पास हो रही है। तो डेंड्राइट के end of one neuron to the axonal end of the other neuron, axon of the cell body of the same neuron, cell body to the axon and cell body से axon की तरफ of the same neuron, बिल्कुल नहीं, axon to the cell body of the same neuron, बिल्कुल नहीं, axonal end of one neuron to the dendrite, एक्सॉन से, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से डेंड्राइटिक एंड ऑफ द अदर न्यूरॉन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, की इस तरीके से मूव कर। यहां मैंने कहा डेंड्राइट से शुरू होगा ऑफ द वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन, डेंड्राइट से शुरू होगा एक्सॉन दूसरा, ये भी गलत बात थी यहाँ पे। तो सही इंफॉर्मेशन ये थी कि एक्सॉन जो है डेंड्राइट ऑफ वन, देन साइटोन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से शुरू होके डेंड्राइट ऑफ द सेकंड जो न्यूरॉन है वहां पे पास हुआ वो सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और दोनों के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, बताना जो मुझे, जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं वो आप लोग बताना मुझे। नाउ अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। घर में भी बहुत लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको भाई डायबिटीज है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको डायबिटीज है, मतलब शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, उनकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है, जो हमारे पेनक्रियास से रिलीज होने वाला इंसुलिन हार्मोन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो जिसको जो है काम करवाता है, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है शुगर को, इसने काम करना बंद कर दिया, तो हमें बोला जाता है आपको डायबिटीज है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। वो क्यों, शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, हम ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी में, इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो शुगर जो है उसका लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है डॉक्टर से कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़े। दिस इज द डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct sequence of the component of the reflex R, ये क्या होता है रिफ्लेक्स R,
कोई हॉट सा आपके पास पॉट है, बर्तन है, आपने उसको जैसे ही टच किया तो आपने अपना हैंड जो है वो मूव कर दिया, यू मूव योर हैंड अवे, व्हाई दिस हैपन, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, मैंने कहा जैसे ही आपके स्किन के रिसेप्टर्स किसी चीज को टच करते हैं और वो चीज आपके लिए हार्मफुल है, आप फटाफट से हाथ पीछे कर लेते हैं, झटके से, एक झटके से। वो क्यों? देयर इज अ रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज अ पाथवे दैट विल हेल्प यू टू मूव अवे योर हैंड। इस तरीके से रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स ने जैसे ही उनको टच करने लगे तो जो सेंसरी न्यूरॉन है उसने इंफॉर्मेशन दी स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन तक भी नहीं पहुंचने देता, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प इन द रिफ्लेक्स सेक्शन, तो स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन दी किसको? उसके पास था इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन दी इसको, हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक पहुंचाने के लिए मोटर न्यूरॉन को। इफेक्टर ऑर्गन को मोटर न्यूरॉन से मैसेज मिल गया, भाई कुछ खतरे वाली चीज है, हटाओ हाथ। तो इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपना काम किया, उस बॉडी पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पीछे हटा दिया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो रिसेप्टर्स आएंगे सबसे पहले, फिर आएगा सेंसरी न्यूरॉन, फिर आएगी स्पाइनल कॉर्ड, फिर आएगा मोटर न्यूरॉन, फिर जो मसल्स हैं यानी जिनको हम बोलते हैं हमारा इफेक्टर ऑर्गन, वो काम करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफ्लेक्स सेक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय, अब रिफ्लेक्स सेक्शन जब भी होता है, रिफ्लेक्स आर्क जो एक पाथ है ना, पाथवे बन गया, किस तरीके से काम चलेगा, वो किसके किसके बीच में बनता है? सबसे पहले हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेंसरी को, सेंसरी ने इंफॉर्मेशन दी किसको? आप इंटर न्यूरॉन भी कर सकते हैं, इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकती हूँ नाम। और ये इंफॉर्मेशन देते हैं मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन हेल्प करता है इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल सेल्स की, कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, कॉन्ट्रैक्शन शो करिए और उस बॉडी ऑर्गन को पीछे ले लीजिए। तो रिसेप्टर्स होने चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, इफेक्टर ऑर्गन होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द सी ऑप्शन, ए बी सी नहीं लिखा है, नोट कर लेना, दिस इज द सी आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब आ गया वो क्वेश्चन, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। देखना इंटेलिजेंस की स्पेलिंग भी भूल गई, पहली, ठीक है, इससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है। ओके, और ये पोस्चर और बैलेंस से रिलेटेड था, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड है? इसके पास है रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर, कंट्रोल सेंटर हम बोलेंगे, कंट्रोल करने का सेंटर, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं एयर को, तो ये इसके पास है सेंटर। और इसके अलावा वॉमिटिंग से रिलेटेड, हिकअप्स से रिलेटेड, यानी जितने हमारे एक्शन है ना, वॉमिटिंग से रिलेटेड, हिकअप्स, हम खुद नहीं कर सकते जो काम, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एक्शन है वो इसके पास है। पॉन्स के पास रेस्पिरेशन के रिलेटेड ही कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, ये इंस्पायर करने में यानी इनहेल इनहेल करने में हेल्प करता है, तो ये एक्सहेल करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, ऑक्सीजन को अंदर लेने में। तो ये इस तरीके से हेल्प करते हैं। और सेरिबेलम जो है आपका, मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पे वो बी है बच्चे, दिस इज द बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 68, डैमेज ऑफ सेरिबेलम विल मोस्टली इफेक्ट द करियर ऑफ, अगर सेरिबेलम क्योंकि पोस्चर बैलेंस ऑफ द बॉडी से रिलेटेड था, अगर उसको डैमेज हो जाए, कुछ खराबी आ जाए उसमें, तो क्या एक आर्किटेक्चर सही से काम नहीं करेगा? टीचर नहीं करेगा, टीचर तो बैठ के भी कर सकता है, लाइब्रेरियन बैठ के कर सकता है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर का काम बैठ के कर सकता है, एथलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो सारी गेम्स जो हैं अगर उसकी खेलने वाली है, क्रिकेट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो नहीं होगा, यानी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने कहा था आपको ऑक्स याद रखना है, जो ऑक्स है उसको याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, दिस इज द ऑक्स, की जो ऑक्स है उसके आपको ये याद रखने हैं,
इसको मान लेना है दिस इज द शूट, और वो प्रेजेंट है ऑक्सिन एट द शूट टिप। शूट टिप पे जो ऑक्सिन है अगर वो प्रेजेंट होता है तो जहां आपकी सनलाइट है उसकी तरफ वो सेल्स की इलोंगेशन करना शुरू कर देता है, यानी ग्रोथ ऑफ द स्टेम करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, और ये लाइट की तरफ मूवमेंट शो करना, सेल इलोंगेशन करना शुरू कर देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन एंड दिस इज नोन एज अ फोटोट्रॉपिज्म। फोटो इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द लाइट। अगर कीमो देखें तो केमिकल से रिलेटेड, हाइड्रो देखें तो वाटर से रिलेटेड, जियो देखें तो ग्रेविटी से रिलेटेड, वो रूट्स शो करती हैं। फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं शूट्स, ठीक है। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड द फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू। प्लांट से लीव्स और फ्रूट्स का गिरना शुरू हो जाना, जिसको विल्टिंग भी बोलते हैं, इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑक्सिन आपका बच्चे ग्रोथ हार्मोन है, गिबरलिन आपका ग्रोथ हार्मोन है। गब्बर आ गया तो नींद टूट जाती है, डोरमेंसी खत्म हो जाती है। ऑक्सिन शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, सेल की इलोंगेशन करता है टूवर्ड लाइट, यानी ये भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। साइटो इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू सेल एंड काइनिन इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, यानी मूवमेंट, यानी कि डिविजन, तो ये भी ग्रोथ। अब ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि उल्टा काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो यही है हार्मोन जो कि मैच्योर लीव्स को और फ्रूट्स को फॉल करवाए। तो दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन, यहाँ लिखा नहीं है ABCD, आप नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 71, which of the following is not associated with the growth of the plant से रिलेटेड कौन नहीं है? FCC कैसे लिए? तो तीनों मैंने बता दिए, तीनों ही ग्रोथ हार्मोन है, ACG या AGC, जिससे भी याद रखना है रख सकते। मैंने तो सिंपल ट्रिक बताया था कि ऑक्स है, उसका जो हॉर्न है वो याद रखना है, गब्बर नींद तोड़ देता है, याद रखना है साइटोकाइनिन यानी सेल की डिवीजन, तो सेल की डिवीजन इसका मतलब कि ग्रोथ हो रही है, तो ये तीनों ग्रोथ से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द प्लांट हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन, लो आ गया सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन, काइनिन इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब वहां पे मोशन चल रही है, वहां पे कुछ डिवीजन चल रही है, तो दिस इज सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइन, डी इज द ऑप्शन। नाउ 73, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। मैंने कहा था इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियाज जो है वो रिलीज कर, ठीक है, पेनक्रियाज ने कर दिया। अच्छा क्यों किया? हमारे ब्लड, हम खाना खा रहे हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, कि जितना आपने शुगर खाया है अगर वो एक्सेस में है यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज ही ना हो तो फिर इसको मेंटेन करके रखने का काम कौन करेगा? तो अगर तो इंसुलिन ने अपना काम करना बंद कर दिया है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है इंसुलिन के लिए। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज, ये बिल्कुल सही बात है। रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये तो कुछ गड़बड़ है। रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन हुआ, ठीक है, तो उससे डायबिटीज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इनकरेक्ट ढूंढनी थी, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है बच्चे, ग्रोथ से रिलेटेड तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मैं बता क्यों रही हूँ, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर। नाउ 74, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, मैंने कहा था कि आप लोगों ने बताना था, ये आपकी जो थी इस तरह से सेल की बॉडी थी, ठीक है, इस तरह से, तो फिर उसके बाद आ रहा था ये डेंड्राइट्स हैं आपके यहाँ पे, दीज आर नोन एज अ डेंड्राइट्स। उसके बाद ये सेल बॉडी है जिसके पास न्यूक्लियस है, दिस इज साइटोन सेल बॉडी। उसके बाद आ रहा था आपका एक्सॉन, और फिर आ रही थी आपकी इस तरह से नर्व एंडिंग बोल दीजिए या एक्सॉन टर्मिनल बोल दीजिए, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल,
और नर्व एंडिंग। तो ये नर्व एंडिंग क्या करती है, दूसरे न्यूरॉन के साथ, ये पहला न्यूरॉन है, अब कोई दूसरा न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे ये इसके डेंड्राइट्स बना देते हैं। एक्सॉन। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये इसकी ब्रांचिंग कर देती हूँ मैं। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको साइनैप्स कहते हैं। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक गैप। अब यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में केमिकल रिलीज हुए जो कि इम्पल्स को आगे सेंड करेंगे कि भाई अब दूसरे को सेंड करें। ये कौन सा न्यूरॉन है, नाम लिख देती हूँ, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन ली, इंटर न्यूरॉन के पास भेज दी इंफॉर्मेशन, इंटर न्यूरॉन ने आगे इंफॉर्मेशन पास की मोटर न्यूरॉन को। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना केमिकल्स के फॉर्म में सिग्नल्स को भेजने का, दैट इज डन, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। और जो गैप है उसको बोलते हैं साइनैप। तो दिस इज द आंसर कि इन दोनों के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको बोलते हैं साइनैप। यहाँ पे बीच में रिलीज होते हैं कुछ केमिकल सिग्नल्स, उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये इस तरह से काम करता है। सेकेंड वाले का एक्सॉन लिख लेते हैं। तो इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द शेप ऑफ द गार्ड सेल। आपको पता है इस तरीके से गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में दीज आर द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के अंदर फिल होता है वाटर, और जब वाटर फिल होता है तो हम बोलते हैं दे आर टर्जिड। टर्जिड मतलब स्वोलन फॉर्म में है, स्वेलअप करते हैं। तो जब वो स्वेलअप कर गए हैं तो ये जो बीच में स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटा का पोर है, वो क्लोज हो जाएगा। तो ये कहानी होती है, जैसे ही वो श्रिंक करेंगे तो पोर ओपन हो जाएगा। अभी तो मैंने ओपन कंडीशन में रखा है ताकि मैं सारा कुछ आपको दिखा दूं। तो these shape of the guard cell change because of the amount of water in the cell, टेम्परेचर नहीं, प्रोटीन नहीं, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं, वाटर की वजह से वो टर्जिडिटी जो है वो शो करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द सबस्टेंस दैट एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द स्टेम। ऐसा कौन है जो एक्सेलरेट यानी इंक्रीज करता है ग्रोथ इन द स्टेम। स्टेम के अंदर ग्रोथ के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, ऑक्सिन शूट की इलोंगेशन करता है, विटामिन नहीं। इन दोनों में से आप बताइए कौन है दैट एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। शूट की इलोंगेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सिन इलोंगेशन, शूट की इलोंगेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सिन, और सेल डिवीजन के लिए हमें चाहिए, डिवीजन के लिए हमें चाहिए साइटोकाइन, साइटोकाइन। तो द आंसर इज ए की शूट की इलोंगेशन यानी स्टेम की इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। आपको पता है कि ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे पास इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज अ स्टिग्मा दैट हेल्प टू स्टिक द पोलन ग्रेन। दिस इज पोलन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन साथ में स्टिक कर गया स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज द फीमेल पार्ट, ये आपका स्टाइल है, ये आपकी मोटी जैसी ओवरी है। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे से ओव्यूल है जिसके पास क्या होंगे, एग होंगे, द फीमेल गैमीट, ठीक है, इसके पास क्या होगा, एग। एग को हम बोलते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। ये स्टोरी होती है। तो ओव्यूल स्टिग्मा के ऊपर पोलन अटैच हो जाते हैं। पोलन जो है वो क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब जनरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ओव्यूल्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और इनसे जनरेट हो जाती है एक पोलन ट्यूब, इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। अब वो केमिकल्स की वजह से जो है वो मूव करना शुरू हुई तो हम उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ तो शूट मूव कर रही थी, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल था फोटोट्रॉपिज्म के। यूट्रॉपिज्म बेटा रूट्स का मूव करना,
ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कौन शो करती है, रूट्स, रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। जो शूट है वो ऊपर की तरफ मूव करती है लाइट की तरफ, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर की तरफ प्लांट की रूट्स का मूव करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हम प्लांट को ही लेके चलते हैं कि प्लांट मूव कर रहा है जिस तरफ पानी है, जैसे जमीन के अंदर इस डायरेक्शन, यहाँ पे पानी नहीं है और ये प्लांट है मेरा, तो ये जो प्लांट है जहां पानी होगा, अगर रूट्स जो है उस तरफ ग्रोथ करना शुरू कर दे तो मैं बोलूंगी हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर मैं केमिकली बात करूं प्लांट की ग्रोथ की, तो मैं बोलूंगी पोलन ट्यूब मूव करती है नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन। ऊपर क्यों नहीं ग्रो करना शुरू हो गया, अरे उसको नीचे जाना है क्योंकि उसको एग्स से यानी फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन शो करनी है, वहां पे कुछ केमिकल्स हैं जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कीमोट्रोपिज्म इज द मैकेनिज्म, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइनैप केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ये मैं बता चुकी हूँ, जो आपका एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन में है, सेकेंड न्यूरॉन के साथ, और वो किस वजह से है, उन दोनों के बीच में एक गैप है, उस गैप को हम नाम देते हैं साइनैप्स, और वहां पे केमिकल्स की फॉर्म में जो सिग्नल है उसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, ये बोलते हैं। तो हम बोलेंगे डेंड्रिटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन इन साइनैप केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्रिटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अदर। ये तो नहीं लग रहा मुझे, ध्यान से देखना पड़ेगा। एक्सॉन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द सेम तो वर्ड आएगा नहीं, सेम नहीं आएगा। एक्सोनल एंड, अच्छा ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्रिट, एक्सॉन एक का, एक्सॉन की ये टर्मिनल्स आ गए, बीच में न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, ये सेकंड वाले का डेंड्राइट आ गया, ये सेल बॉडी आ गई। ऊपर वाले की सेल बॉडी तो अलग से थी, तो इम्पल्स यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे सेल बॉडी थी, यहाँ पे इसकी डेंड्राइट्स थी। तो एक के एक्सॉन से इन दोनों के बीच में ही आ गया साइनैप, तो किसके किसके कहाँ से मूव करा, ये इम्पल्स कहाँ से, एक्सॉन से आई और डेंड्राइट ऑफ द अदर के पास गई। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मुझे सही लग रही है, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो ऑलरेडी हम कर चुके थे क्वेश्चन। The substance that trigger the fall of mature leaf, again this is repeating, mature abscisic acid, this is done with ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, दिस ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड एंड इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। एक तो स्मॉल है ऊपर से मास्टर है, क्यों, क्योंकि ये बाकियों की जो हॉर्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करके रखता है कि भाई अभी तुझे सिक्रीशन नहीं शो करनी, कंट्रोल करने का काम ये करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी लेस सिक्रीशन हो सकती है, मतलब डिक्रीज में सिक्रीशन होती है, इंक्रीज में भी सिक्रीशन हो सकती है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एक्सेस में भी हो सकता है। उनको क्या नाम देते हैं बताना जरा, उन सिम्टम्स को हम क्या, फिर उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम अगर इंक्रीज हो जाए, यानी अगर यहाँ डिक्रीज लिखा है दिस इज हाइपो कंडीशन, अगर हाइपो कंडीशन हो जाए तब क्या बोलेंगे उसको, अगर ज्यादा हो जाए दैट इज हाइपर वाली कंडीशन हो जाए तब क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, ये बताना मुझे। The two oviduct in the human female unite to form a elastic bag-like structure. एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम पूछा है, आपको बताया है कि इस तरह से जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे फिम्ब्रिए, यहाँ पे ओवरी है, देयर आर फिम्ब्रिए हियर, दिस इज ओवरी। अब ये जो दो ओविडक्ट्स हैं, इसको ओविडक्ट बोलते हैं ना, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं, तो आपके पास दो ओविडक्ट्स हैं, दिस इज ओविडक्ट सेकंड, है ना। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक इन्वर्टेड पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर को हम वूम कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, ये रहा यूट्रस, तो वूम के गर्भ के, जिसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट होती है, फीटस की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है,
उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन के बाद उसकी ग्रोथ होती है, हम उसको फीटस कहते हैं। और उसको नरिशमेंट कौन देता है? प्लेसेंटा देता है। दिस इज नोन एज अ सर्विक्स। और सर्विक्स के बाहर आपके पास होता है वेजाइना विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन द फीमेल? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? जस्ट अभी बताया बच्चे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये जो डायग्राम है जिसको मैंने ओविडक्ट कहा, इसी का नाम है बच्चे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जैसे ही पॉपुलेशन होती है तो जो आपका स्पर्म है, जो आपका मेल गैमीट है, मेल गैमीट वेजाइना से एंटर करेगा बॉडी में और इस जगह पे एग के साथ फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगी, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज देयर। डिफरेंट स्टेजेस बनेंगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। देन देयर इज अ इम्प्लांटेशन इन द एंडोमेट्रियम। वहां पे एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होगी, बेबी उस बच्चे एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, फीटस हम उसको कहेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है वो होगा फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, ये बहुत, यहाँ भी तो ग्रोथ होती है, इसीलिए तो इसको गर्भ कहते हैं, वूम कहते हैं। सर्विक्स, वेजाइना के बाद सर्विक्स आता है। ठीक है, यानी ये तो एक रास्ता है कि स्पर्म को उस रास्ते से होके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है फर्टिलाइजेशन के। तो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, IUCD, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में तो सुना ही होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दैट इज फॉर द बर्थ कंट्रोल। तो ये जो मेथड्स हैं इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, कॉपर टी, ये सब आया था। तो कॉपर टी जो है वो है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फुल फॉर्म लिख लेना, चलो लिख देती हूँ, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उसको बोलते हैं। कॉपर टी उसको इंसर्ट करते हैं वेजाइना से यूट्रस में, और वो इनहिबिट करती है स्पर्म की एंट्री फेलोपियन ट्यूब की तरफ। तो वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स में यूज होता है, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, विच इज द पोर्शन ऑन विच द ग्राफ्टिंग इज डन? बेटा इसको ना बहुत इजी सा एक ट्रिक बताती हूँ याद रखने के लिए, कि कंफ्यूज ना हो जाओ स्टोफर्स कॉइन के बीच में, चियन के बीच में। तो आपको याद रखना है, आइसक्रीम हमने टोकरी में रखी। टोकरी, टोकरी ऐसे लिखती हूँ, टोकरी ए नहीं लिखती हूँ, टोकरी। तो इससे याद रहेगा आपको कि देयर इज अ स्टॉक इन विच द चियन इज प्रेजेंट। दिस इज द स्टॉक। स्टॉक मतलब टोकरी के अंदर आइसक्रीम रखी है आपने। तो आपको याद रहेगा कि ऐसा कौन सा पोर्शन था जिसमें ग्राफ्टिंग इज डन, दैट प्रोवाइड रूट्स प्रोवाइड करता है, वो टोकरी थी, यानी स्टॉक था। स्टॉक ए। नाउ नेक्स्ट, स्टॉक हो गया। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू पीसेस, कोई ऑर्गेनिज्म था आपके पास, आपने उसको पीसेस में डिवाइड कर दिया, और वो पीसेस जो है फिर वो जो पीसेस थे उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनिज्म में ही ग्रो करवा दिया। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शो करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ प्लनेरिया। प्लनेरिया शो करता है रीजनरेशन। जो भी उसका कट पार्ट होता है वो उसी को डेवलप कर लेता है, कट पार्ट को। तो हम देखते हैं प्लनेरिया के अंदर, और यही चीज हम हाइड्रा के अंदर भी देखते हैं। हाइड्रा भी ऐसे करता है, जो गलती से कट पार्ट हो गया है उसका, अनफेवरेबल कोई कंडीशन ऐसी आ गई उसके आसपास कि उसको बॉडी का वो पार्ट काटना पड़ा, जैसे लीजर्ड में होता है। ठीक है, तो वो रीग्रो कर लेता है उस पार्ट को। रीग्रो दैट इज नोन एज अ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्यूबर्टी की एज बच्चे फिक्स नहीं है कि आपको किसी बुक में 11 से 13 में मिल जाएगी, आपको 12 से 14 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 10 तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, 12 to 14 में यहाँ पे सही मानूंगी। आपको कई बार बुक में 11 to 13 भी दिख जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी? क्या होता है ये? जब बॉयज में और गर्ल्स में हम कुछ सडन से चेंज देखते हैं, उनकी बॉडी, उनके फिजिकल, उनकी मेंटालिटी से रिलेटेड, फिजिकली भी बोल सकते हैं,
मेंटली भी बोल सकते हैं, वो चेंज आना शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, कि क्या होता है, जैसे गर्ल्स में आपका हेयर का ग्रोथ और वॉइस में चेंज, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो जाए, तब हम बोलते हैं दैट इज प्यूबर्टी स्टेज। एंड वॉइस में द वॉइस चेंज, द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स एंड गुस्सा आ जाना जल्दी से, दैट इज द चेंज इन द प्यूबर्टी इन द मेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, reason for the greater similarity among the offspring produced by the asexual reproduction is, asexual reproduction जब भी होती है तो आपको पता है asexual reproduction में एक ही पेरेंट है, ओनली देयर इज अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, वो सिंगल पेरेंट अपने आप में डिवीजन शो करता है और उस डिवीजन से वो अपने क्लोन्स बना लेता है, यानी डॉटर सेल्स बना लेता है, डॉटर सेल्स बना लेता है। तो उसको बोलते हैं, जैसे अमीबा है, इरेगुलर बॉडी है उसकी, इरेगुलर वो क्या करता है, डिवाइड करेगा डिवीजन से। लक्ष्मैनिया है या पैरामीशियम है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होगा, लक्ष्मैनिया में लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसमें इरेगुलर होता है, दिस इज अमीबा। अमीबा तो ये डिवाइड करेगा तो ये अपने ही डॉटर सेल्स को इस तरीके से बना लेगा। क्यों बना लेगा, सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी, सेल बॉडी, तो ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन चलती है, दो डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं, बन गए डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, मतलब ये ना अजर अमर हो गया, अपने आप को डिवाइड करके इसने अपने ही दो टुकड़े बना लिए, अपनी जनरेशन को इस तरीके से इंक्रीज करता है, खुद से ही डिवाइड करके। ठीक है, तो ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, बिल्कुल सही बात है, टू पेरेंट तो है ही नहीं बेटा, वो तो सेक्सुअल में होता है। असेक्सुअल इन्वॉल्व, इसमें गैमीट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, हमारे में स्पर्म और हमारे में एग की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट, दे शो द फर्टिलाइजेशन। इनमें तो गैमीट्स है ही नहीं, डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट्स, हाँ जी इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। फर्स्ट एंड द फोर्थ वन, ये वाला बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय, जो आपका फ्लावर है ना बच्चे, आपके पास आपका फ्लावर है सुंदर, दिस इज योर फ्लावर, इस फ्लावर में मैंने कहा था आपके पास यहाँ साइड में बनाती हूँ, दिस इज योर स्टिग्मा, आपका ओवरी का पोर्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओपनिंग बनाती हूँ, जैसे फ्लावर, उसमें आप क्या देखते हो कि आपके पास होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन देयर इज ओवरी ओवर द रिसेप्टिकल, और उसके आसपास इस तरह से फिलामेंट होते हैं, और फिलामेंट्स के फिलामेंट के ऊपर इस तरह से एंथर अटैच होते हैं, इस तरह से एंथर्स प्रेजेंट होते हैं विद द फिलामेंट, दिस इज द मेल पार्ट, ये आपके मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर होते हैं पोलन्स, और पोलन्स स्टिक कर जाते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन। तो फ्रूट्स किससे बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं ओवरी से, मैंने ट्रिक बताया था कि आपको याद कैसे रखना है, ओव्यूल, उसका नाम ही मैंने कहा था छुटकू कर दो, छुटकू कर दो, तो ये जो मेरा छुटकू है ये बनाएगा सीड, और जो ये मोटा वाला स्वोलन वाला पोर्शन है ये बना देगा फ्रूट। तो फ्रूट बनता है ओवरी से, छुटकू से बनते हैं सीड, ये आपने याद रखना है। स्टिग्मा तो सिर्फ अटैचमेंट एडहियर करने के लिए होता है, टू एडहियर द पोलन, ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है पोलन को कि आओ यहाँ चिपको, यहाँ अटैच हो जाओ, पोलन ट्यूब जनरेट करो, वहां से स्पर्म सेल जो है उसको ओवरी की तरफ भेजो, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करो, और देन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organism that is capable of reproducing by the two asexual reproduction method, one similar to reproduction in yeast, yeast में क्या होती है भाई, yeast, तो ईस्ट है उसमें क्या होती है, हम ईस्ट की इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर न्यूक्लियस है, तो ये थोड़े अगर उसने अनफेवरेबल कंडीशन देखी कि हाँ अब कुछ होने वाला है तो मुझे अपना रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो वो एक बड को जनरेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करा, फिर सेल की बॉडी, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म डिवाइड करा, फिर इस तरह से आगे बडिंग की फॉर्मेशन होती रहती है, छोटे छोटे बड बनना शुरू हो जाते हैं, और वो बड जो है अगर वो बॉडी से डिटैच हो जाएंगे तो वो कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, एक नया ईस्ट बना देंगे। तो बडिंग होती है ईस्ट में,
इसके अलावा बडिंग किसमें होती है भाई? हाइड्रा में बडिंग होती है। हाइड्रा क्या है? इस तरह से टेंटिकल्स वाला एक एनिमल है, इस तरीके से आपकी बुक में बना हो। उसके अंदर भी एक छोटा सा बर्ड आ जाता है विद टेंटिकल्स, और वो भी अगर बॉडी से डिटैच हो जाए तो एक न्यू जो है ऑर्गेनिज्म यानी न्यू हाइड्रा जो है वो उससे डेवलप हो जाता है इस बर्ड से। उसके बाद पूछा है द अदर सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। अगर प्लानेरिया की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था प्लानेरिया इस तरीके से, उसका अगर पार्ट जो है वो कट हो जाए तो उसको रीजनरेशन कर देता है। दिस इज प्लानेरिया। प्लानेरिया तो हमें बताना है ऐसा कौन है जो प्लानेरिया और ईस्ट दोनों की तरह रिप्रोडक्शन शो करता है, वो है हाइड्रा। इसमें भी बडिंग होती है, बड बनता है, और इसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन। तो हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये वाला। पायरोगायरा आपका फ्रेगमेंटेशन करता है, मैं फ्रेग लिख रही हूँ वहीं से समझ आना। ब्रायोफाइलम तो है नहीं है आपके उसमें। पैरामीशियम की बात करें तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वाली आपकी क्या शो करता है? बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी। नेक्स्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि स्पर्म ओव्यूल से जाके फर्टिलाइजेशन करता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ग्रोथ जैसे ही आगे बढ़ती है एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। आपका जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाएगा। जो छुटकू है, इसका नाम याद रखना कि जो छुटकू है जो ओव्यूल है वो सीड डेवलप हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इन राइजोपस, अगर राइजोपस में देखें, राइजोपस यानी फंजाई की बात कर रही हूँ, अगर राइजोपस के अंदर देखें तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स जो होते हैं आपके मिनट सेल स्ट्रक्चर है, वो ग्रोथ में हेल्प, रिप्रोडक्शन एक तरह से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हमें तो पूछा गया है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइफे। ये जो बॉडी है स्पोरेंजिया की, अगर ये ओपन अप हो जाए, बर्स्ट जब हो जाए, तो इसमें से स्पोर्स निकलना शुरू हो जाए। इस तरीके से काम करता है। तो हमें तो बताना था कि ये जो एट देयर टिप इज कॉल्ड, इन राइजोपस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसी को हाइफे को ही कहते हैं। हाँ जी ठीक है जी, आगे चलिए 92 क्वेश्चन। Which among the following is not a function of testis at the puberty? Not a function। प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है, अगर टेस्टिस की बात हुई है तो इसका मतलब मेल्स की बात हुई है। ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर देंगे, स्पर्म्स की सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी बॉडी से। वास डिफरेंस से किस तरह से वो सेमिनल वेसिकल के थ्रू सीमन को लेके और इस तरह से पॉपुलेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज देयर, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होगा। ओव्यूलेशन तो नहीं होगा बच्चे, ये तो फीमेल की बात है। फीमेल्स में होता है ओव्यूलेशन कि ओवरी से एग रिलीज होगा और फिम्ब्रिये से फैलोपियन ट्यूब की तरफ वो जाएगा, क्योंकि उसको भी फर्टिलाइज होना है ना। तो ओव्यूलेशन उस बात को बोलते हैं कि रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी एंड इट गोज टू द फिम्ब्रिये एंड देन टू द फैलोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एग, रिलीज ऑफ सैम, ये भी होगा। तो सी नहीं होगा, नॉट पूछा था, सी नहीं होगा। The ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium। प्लाज्मोडियम याद है किसी को? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अगर आप प्लाज्मोडियम में देखें तो उसकी जो सेल बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल बॉडी आ गई। उसकी सेल बॉडी क्या करती है? मल्टीपल फ्यूजन शो करती है, यानी मल्टीपल फ्यूजन मतलब इसी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अंदर ही बहुत सारी बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी किसी ऑर्गेनिज्म की। जैसे बाइनरी फ्यूजन में होता था कि एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन जाते थे, यहाँ पे अंदर बहुत सारा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल डिविजन होना शुरू हो जाएंगी।
पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और थोड़े दिन के बाद ये जो वॉल है ये रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और इसमें से ये जो मल्टीपल बॉडीज हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके से डिवाइड करता है। इसीलिए तो बोलते हैं जब मलेरिया होता है तो वो अंदर जो आपका प्लाज्मोडियम है लीवर के अंदर, इतनी जल्दी वो फैल जाता है बॉडी में और प्लेटलेट्स को कम कर देता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमें देना था करेक्ट आंसर, दैट इज मल्टीपल फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो, मल्टीपल फिजन मतलब एक से बहुत सारे। तो एक से बहुत सारे ही तो बने, बहुत सारे बन के बाहर आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग, एंड बडिंग होती है बच्चे हाइड्रा में, और बडिंग होती है ईस्ट में। तो देखिए आंसर, हाँ जी ईस्ट लिखा है आपको। नेक्स्ट, एंथर कंटेन, मैंने कहा था ये एंथर जो होते हैं जो फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज एंथर। ये दोनों किसके पोर्शन है, मेल फ्लावर के, और एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन, पोलन्स आर प्रेजेंट। जब ये रप्चर करेगा एंथर तो उसके अंदर हमें पोलन्स दिखेंगे। तो ये जो है एंथर कंटेन पोलन, ये रहा। सेपल्स क्यों लिखा है भाई, सेपल्स का काम ही नहीं है यहाँ पे। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का ये तो फीमेल से रिलेटेड है, कार्पल ये फीमेल से रिलेटेड। तो मेल से रिलेटेड ये है कि एंथर्स के अंदर होते हैं पोलन्स, ठीक है। 96 क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द कैन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, फीमेल्स के अंदर इवेंट ऐसा जो रिप्रोडक्टिव फेज को रिफ्लेक्ट करता हो, जहां से प्यूबर्टी की हम बोलेंगे शुरुआत होती है, तो हम बोलते हैं देयर इज अ change in the body structure, increase of the breast and the growth of the hair, the change in the voice का change तो males में देखा जाता है ज्यादातर, लेकिन menstruation is the main thing which occur at the time of puberty in the females। तो menstruation यानी जो periods हैं उनकी बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 97, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, अब इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी मेहनत तुम कर दो, सब्सक्राइब करिए चैनल को बच्चे, ताकि आपको फटाफट से दिख जाएगी क्या नई वीडियो आने वाली, क्योंकि ये वीडियोस अब रेगुलर ही होंगी, इरेगुलर तो नहीं होंगी, ठीक है। नाउ 97 क्वेश्चन, which among the following is not sexually transmitted, sexually transmitted diseases या तो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, ठीक है बच्चा, या तो वायरस के थ्रू होते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू गोनोरिया और पाइलिस आपने याद रखना है, एंड वायरस के थ्रू आपने एड्स दैट इज HIV याद रखना है। इसमें एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम याद रखना है, सिफाइलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस जो है वो यहाँ पे नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 98, स्पेसिफिकली अगर लिखा होता है हेपेटाइटिस आई थिंक दिमाग से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओवरी है, बार फिम्बरी आते थे, फिम्बरी से फैलोपियन ट्यूब है, बिल्कुल ठीक, यूट्रस है, आगे वूम लाइक स्ट्रक्चर आता था, वूम लाइक स्ट्रक्चर नहीं, इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर जिसको वूम कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, वो है। वास्ट डिफरेंस नहीं है, ये तो मेल्स का पार्ट है। मेल्स में टेस्टिस आता है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, और उसके बाद वो एपिडिडमस में थोड़ी देर के लिए स्टोर किए जाते हैं, अगर नहीं चाहिए तो, नहीं तो वो वास्ट डिफरेंस से, हाँ जी वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल करते हुए सैमिनल वेसिकल से सिक्रीशन लेते हुए आगे की तरफ, यानी यूरिथ्रा से कॉपुलेटरी जो ऑर्गन है हमारा, वहां से बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो स्पर्म्स है उनकी बात करें तो वास्ट डिफरेंस इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ड्यूरिंग एडोलसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क द वन चेंज व्हिच इज एसोसिएटेड इन द बॉयज, बॉयज के अंदर वॉइस में चेंज आता है, टीथ की बात नहीं आएगी, हाइट तो बढ़ती रहती है छोटे बच्चे की, वेट का गेन नहीं आएगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस आएगी, आवाज में बिल्कुल ऐसे गड़गड़ाहट आ जाती है। 100, लास्ट क्वेश्चन, द सीड विद द 2 कोटलीडन इज नोन एज, इस तरह के सीड में 2 कोटलीडन बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं। आप तो मुझे ये बताइए कि इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड, व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड। 2 सीड्स 2 कोटलीडन है, कोटलीडन का फंक्शन क्या होता है भाई, इसके अंदर फूड स्टोर होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड,
फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड, ग्रोथ ऑफ सीड, क्योंकि सीड आपका फोटोसिंथेसिस नहीं शो करता, उसके पास लीव्स नहीं है, लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है, तो प्लांट लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस शो करता है, सीड अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है कॉटलीडन के ऊपर, ठीक है। तो मोनोकोट, मोनोकोट कितने थे, 2 थे, डाइकोट अगर सिंगल है तो मोनोकोट। तो अभी हमारा आंसर है ये वाला बी, ठीक है। आपने मुझे क्या बताना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जिसको जानना है, अच्छे तरीके से जानना है, वो मेरा शॉर्ट्स देख सकते। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, व्हाट इज द फेट ऑफ द प्लेसेंटा इज टू, प्लेसेंटा का क्या रोल होता है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन से आप ये देख लेना कि ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, अभी हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट वी आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो फ्रॉम 101। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बच्चे, साइंस साइड लोगो इज गिवन हियर, जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वी विल मीट सून, मेहनत करिए बहुत अच्छे से, ऑल द बेस्ट बच्चा।